लिबरलिज्म कहता है कि भाई पहले तो ये कि ये जो है रियलिज्म के बाद आया है, ये 1970s के बाद जो है ना एंड ऑफ द हिस्ट्री और इन अच्छा एंड ऑफ द हिस्ट्री इटसेल्फ इज अ थ्योरी जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ जो है ना ये आया है। जब पहली बार जंग होती है, फिर दूसरी बार जंग होती है, तो फिर जो सुपर पावर, जो बाकी थोड़े बहुत मुल्क जो बचते हैं, उन लोगों को रियलाइज होता है कि भाई अब हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आइंदा कभी जंग ना हो सके। आइंदा अगर जंग हो तो उस किस्म की जंग ना हो जहाँ पे हम सबको नुकसान, इतना ज्यादा नुकसान हो। तो फिर ये एक थ्योरी आती है जिसमें वो कहते हैं कि भाई इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट कर दें एक दूसरे पर। जब अगर आपने कभी सुना हो तो एक मैकडोनल्ड नाम की थ्योरी थी, मैकडोनल्ड थ्योरी, जिसमें उसके ऑथर का कहना था कि भाई जहां पर भी मैकडोनल्ड होगा वहां पे जंग नहीं होगी। मतलब दो कंट्रीज में अगर मैकडोनल्ड है तो फिर वहां पे जंग, वो दोनों एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। तो ये सारी लिबरलिज्म ही की जो है ना अजम्पशंस है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हर कंट्री जो है ना जब एक दूसरे से ट्रेड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि लिबरलिस्ट मानते हैं कि भाई जो जंग है वो जो है ना इनएविटेबल, इन अ वे इनएविटेबल है। मतलब जंग तो जो है जो इंसान की नेचर में है, जिस किस्म से जो है ना हर कोई हर किसी पे शक करता है, तो देर आर ऑलवेज चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज कि जंग होगी। लेकिन रियलिस्ट क्या कह रहे थे कि भाई हर सूरत में जो है ना एक दूसरे से जंग होगी। लेकिन लिबरलिस्ट कहते हैं नहीं, देर आर सम वेज जिससे हम जो है ना इस किस्म की सस्पिशियस को, इस किस्म के झगड़ों को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ को ऑर्गेनाइजेशंस यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू जो है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जब नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जो थोड़ी वर्ल्ड लेवल पे जो एनार्की है वो कम हो जाएगी। फिर उनकी दूसरी असम्पशन ये है कि भाई जो मेन है, जो इंसान है, वो जो है वो सेल्फिश नहीं है, बल्कि वो बहुत काइंड है। वो जंग नहीं चाहता है, वो बहुत बहुत ही मतलब समझे एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो है ना वो जंग करने पे आता है, क्योंकि उसे पता होता है जब भी कोई झगड़ा होगा तो अगले का तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन मेरा भी नुकसान होगा। ये लिबरलिस्ट कहते हैं। तो लिबरलिस्ट जो है वो रियलिस्ट से जो है अपोजिट में, वो कहते हैं नहीं, इंसान जो है वो बुरा नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं स्टेट ही की तरह। और थर्ड ये कि वॉर जो है वो अवॉइड की जा सकती है। फोर्थ ये कि भाई जीरो सम गेम नहीं, हम विन विन सिचुएशन में खेलेंगे। और फिफ्थ ये है कि वो कहते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पावर। वो कहते हैं नहीं, बैलेंस ऑफ पावर नहीं, हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है ना, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट लेकर आएंगे जिससे हर कोई सेफ हो। ठीक है, वही जो मैंने आपको पढ़ाया कि ह्यूमन नेचर जो है वो अच्छी है। लोग जो है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहते हैं, वो जंग करना नहीं चाहते हैं। और जो फंडामेंटल कंसर्न है दूसरों का, इंसान का, वो ये कि दूसरों की और अपनी भलाई हो। हर कोई चाहता है कि मैं प्रोग्रेस करूं। देखिए हम सब लोगों की क्या ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहें जहां हम सेफ फील करें, राइट। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो तो हमें इस बात का डर ना हो कि भाई अगर मैं रात को 12 बजे जा रहा हूँ तो कहीं मेरा मोबाइल ना छिन जाए, कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। अगर मैं किसी बाजार में जाना हो तो ऐसा ना हो वहां पे बम धमाका हो जाए। हम सब लोग यही चाहते हैं ना कि ऐसी सोसाइटी में रहें, एक ऐसे कंट्री में रहें जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिले कि जो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद हमें एक अच्छी जॉब मिले। ना कि हमारा मुल्क जो है वो हर वक्त ही जो है ना नॉर्थ कोरिया की तरह कंस्पिरेसीज और जंगों में जो है बिजी हो और वो अपने लोगों पे कुछ ज्यादा ध्यान ना दे सके। तो लिबरल अजम्पशंस क्या थी, बिल्कुल उसके अपोजिट ही हैं जो मैंने आपको समझाई। वही लिबरलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई जंग को हम कैसे रोक सकते हैं, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करेंगी ऊपर से। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, लेट्स से अगर यूनाइटेड नेशंस आज जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे उसका सिक्योरिटी काउंसिल काम करता है, सिक्योरिटी काउंसिल की बजाय उसकी जो जनरल असेंबली है वो इस तरीके से पावरफुल हो जाए कि भाई वो कोई करारदाद जो है ना पास कराती है, वो कोई तो उससे क्या हो कि जितने भी कंट्रीज हों वो ज्यादा जिनकी वोटिंग हो तो क्या हो कि वो चीज हो जाए। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि भाई कश्मीर पे जो है ना इंडिया ने जो कब्जा कर रखा है वो इलीगल है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का यानी जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट कहते हैं वहां पे उसने वो मूव की, फाइल मूव की।
रेजोल्यूशन मूव की। अब उसमें जितने भी कंट्रीज थे, लेट्स से उसमें 150 कंट्रीज ने जो है ना उनको एंडोर्स किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है, बाकी कुछ ने नहीं भी किया, लेकिन मेजोरिटी कौन थी, वो कंट्रीज थे। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो यूनाइटेड नेशंस है वो ये ऑर्डर करे इंडिया को, और क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक साथ खड़ी हो जाएगी, जो यूनाइटेड नेशन का वो ऑर्डर ना माने उन पे सैंक्शंस लगा दी जाएं, तो उससे क्या होगा कि भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अब वो स्ट्रांग हो गई। जब वो स्ट्रांग हो गई है तो हर कंट्री जो है वो जो है ना हेजमन होने से पहले सोचेगा कि भाई मुझ पे अगर सैंक्शन लग जाए तो सारी दुनिया मुझसे जो है ना बाइकआउट कर देगी, तो उससे क्या होगा कि अनारकी कम हो जाएगी। लेकिन समहाउ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो वीकर लेवल पे ही हो लेकिन वो काम कर रही हैं। सेकंड ये है कि जिस किस्म की दुनिया में हम जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट किया गया था लिबरल, क्योंकि लिबरल जो लिबरलिस्ट थे उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को सेट किया, अमेरिका जो था वो डेमोक्रेसी था, और जो लिबरलिज्म है वो ज्यादा उनका फोकस होता है ट्रेड पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे। और दूसरा वो कहते हैं कि भाई क्योंकि हमने क्या करना है, को इंडिपेंडेंस जो है ना क्रिएट करनी है, हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी है, तो इसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो ज्यादा होना चाहिए। तो अमेरिका ने क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया, उसने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया, इसीलिए 1945 के बाद 1970 19 बल्कि 1990 तक जो है, 70 से लेकर 90 तक आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा जो है ना बूम करती है। और उससे ये होता है कि हमारी जो जंग जंग होने का जो लेवल था वो बहुत कम हो जाता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल के लेक्चर में कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे जो भी हैं वो कभी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे नहीं आ सकते। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक दूसरे से जो ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चाहे हमने हमारे हालात कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन देयर इज लाइक सर्टन लेवल ऑफ ट्रेड जो दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा होता रहेगा। ये हम दोनों की मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। तो इसी वजह से जो ट्रेड की वजह से, पीस की वजह से जो है अब ज्यादातर कंट्रीज जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके बीच में कोई जंग ना हो। अब लिबरलिस्ट कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बनाए जाएं, या कुछ इस तरीके से ऑलरेडी बने हुए हैं जिसमें जो नेशन है वो एक दूसरे से कॉपरेट करती है, ठीक है, वो एक दूसरे से compete करती है, लेकिन वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। फुरकान आपका फुरकान का जो है ना माइक ऑफ करें, फुरकान आपका म्यूट कर दें। गुड। ठीक है, उसके अलावा जो है अनलाइक रियलिस्ट लिबरल्स बिलीव इंस्टीट्यूशन जो है वो इफेक्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, वो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पे जो है काम कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल लॉ को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो है ना जो जंग है वो खत्म होती जाएगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको कहाँ नजर आती है, एक तो यूनाइटेड नेशंस में आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी नजर आती है, ठीक है, दूसरा आपको यूरोपियन यूनियन में कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जाम्पल नजर आता है, और तीसरा नेटो में है। नेटो जो फोर्स है अब उसमें क्या है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे आपने नेटो फोर्सेस की किसी एक कंट्री पे अगर हमला किया, तो पूरी नेटो जो है जितने भी कंट्री है चाहे आपने उन पे हमला ना किया हो, लेकिन मतलब एज पर रूल जो है वो सबके सब जो है ना आप पे हमला करेंगे। वो मतलब वो जो पूरी फोर्स है उसमें चाहे फिर कितनी भी नेशनलिटीज के वो हो लोग हो, लेकिन वो आप पे हमला करेंगे। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन भी एक तरीके की कलेक्टिव सिक्योरिटी है, दो वो वीक है, लेकिन इसमें जो है ना जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर सब लोग एक हो जाएं तो उससे ये होगा कि कंट्री जो है वो डरेंगे एक दूसरे को जो है ना एक दूसरे को सप्रेस करने से। हेजमन पावर जो है वो ज्यादा नहीं हो सकेगा क्योंकि सब लोग बराबर हो जाएंगे। लिबरलिस्ट जो है वो इक्वलिटी पे जो है ना बात करते हैं कि भाई सब लोग बराबर हैं, सब लोगों को जो है बेसिकली मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छे तरीके से हमें वॉर अवॉइड करनी चाहिए, हमें प्रोग्रेस की तरफ जाना जाना चाहिए। कोर एलिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया, कलेक्टिव सिक्योरिटी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई लिबरलिस्ट जो है ना इनका कोई जवाब ही नहीं देते हैं। फर्स्ट ये है कि वो ये तो मान रहे हैं कि भाई जो स्टेट्स हैं वो अनार्कल जो है ना सिचुएशन में है, इसके अलावा वो जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रही हैं। लेकिन उस अभी तक जो है ना लिबरलिज्म ने ये नहीं कहा कि जहाँ जंग लगती है वहां पे जंग को अवॉइड कैसे करें, वो तो कह रहे हैं भाई इंस्टीट्यूशन ये सारा काम करेंगे, लेकिन जहाँ इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा। Then institutions provide the key to overcome the main inhibitor of international cooperation, cheating। ठीक है, वो जो है ना
ओवरकम करने के लिए तो हेल्प करते हैं, पर ऑल टुगेदर जो है ना वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसमें मैंने प्रिजनर डेलेमा का बताया हुआ है। प्रिजनर डेलेमा जो है वो गेम थ्योरी में आ जाता है, जिसमें जो है ना जब पुलिस वाले जो होते हैं, लेट्स से अगर वो जो है किसी से वो कर रहे होते हैं, इंट्रोगेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर एक ने मान लिया तो फिर दूसरे का नुकसान हो जाएगा। मतलब लेट्स से अगर जो है ना आतिफ और असलम जो है, वो दोनों जो है उन लोगों ने जो है ना किसी का जो लेट्स से किसी को कत्ल कर दिया। ऑलराइट, तो अब पुलिस वाले दोनों को अलग अलग इंट्रोगेशन सेंटर में बैठाते हैं, और एक को कहते हैं कि भाई, आतिफ को कहते हैं कि भाई असलम ने जो है ना मान लिया है कि उसने ये नुकसान कर दिया है। अब असलम को लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। हम दोनों ने तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये चीज नहीं बताने वाले हैं, लेकिन ये तो जो है उसने बता दिया। तो वो क्या करता है कि वो पहले वाले जुर्म करता है। वो कहता है कि मुझे अगर आप सरकारी गवाह बना दे तो मैं जो है ना असलम आतिफ के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए तैयार हूँ। बट इन रियलिटी आतिफ ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। वो पुलिस वालों ने उनके साथ ट्रिक खेली, और उससे क्या हुआ कि दोनों का नुकसान हो गया। दोनों समझ रहे थे कि एक दूसरे को जो है ना इन अ वे जो है ना, जो असलम था उसने अपने आप को बचाने के लिए इन अ वे जो है ना आतिफ को चीट कर दिया, या उसको कोई अच्छी जो है ऑफर मिल गई तो उसने जो है ना आतिफ को चीट कर दिया। तो प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है कि जो है ना वो कॉपरेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जिस किस्म की चीटिंग जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन में होती है या इंस्टीट्यूशन में होती है, उसको रोकने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भाई जब भी यूनाइटेड स्टेट्स का कोई नुकसान होता है तो वो किसी भी मुल्क पे जो है ना जंग कर देता है, उनके अपनी फोर्सेस छोड़ देता है, वहां लोग मार देता है, एंड सो ऑन सो फार। उसमें यूनाइटेड नेशन कोई किसी भी किस्म का रोल प्ले नहीं करती, कुछ भी नहीं कह सकती। म्यांमार में इतने लोग मारे गए, यूनाइटेड नेशन चुप है। क्या सिर्फ सिर्फ आप कुछ बयानात दे रहे हैं, उस बयानात से क्या होता है? आप अपनी टीम भेज देते हैं, वो वहां से रिसर्च करके कहती है हाँ भाई कश्मीर में 500 लोग जो है ना इंडिया की आर्मी ने मार दिए, एंड देन व्हाट? इसके बाद तो कुछ नहीं होता। तो इसके साथ जो लिबरल इंस्टीट्यूशन है उस पे ये क्रिटिसिज्म है लिबरलिज्म पे ऑल टुगेदर कि भाई वो कोई खास ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रूल्स नीड टू कॉन्स्टेंट स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन चेंज द स्टेट्स कैलकुलेशन अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज गेन। रूल्स जो है वो कुछ इस तरीके से बनाए जाएं कि भाई लॉन्ग टर्म जो उनके फेवर हैं, क्योंकि अभी भी इवन हम ये देखते हैं, इवन अभी भी हम देखते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशंस जो है हमें रूल्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लिबरलिस्ट होने के बावजूद भी स्टेट रियलिस्ट ही बनी हुई है। कैसे? हम जो है ना विन विन सिचुएशन में काम नहीं कर रहे हैं, हम वही जीरो सम में काम कर रहे हैं। मैंने आपको ब्रिटेन का एक छोटा सा मिसाल दिया था कि ब्रिटेन जब अफ्रीका के सर्टेन कंट्री से ट्रेड करता है तो 90% ऑफ द बेनिफिट जो है वो ब्रिटेन को हो रहा है। यानी उनके सारा का सारा ट्रेड की जो डील्स है वो किसके फेवर में है? पावरफुल कंट्री के। तो हम इसको विन विन सिचुएशन नहीं कह सकते। या फिर विन विन सिचुएशन ऐसे है कि दोनों ममालिक को एग्जैक्टली सेम फायदा हो रहा हो, या किसी को थोड़ा सा ज्यादा हो रहा हो लेकिन अगले का नुकसान ना हो रहा हो। लेकिन इसमें क्या है कि ब्रिटेन इनसे जो जिस किस्म का भी ट्रेड कर रहा है उसमें पूरा का पूरा नुकसान जो है वो अफ्रीकन स्टेट्स का हो रहा है। तो वो कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनको सेक्रीफाइस करके हमें लॉन्ग टर्म की जो है ना तरफ जाना चाहिए। और इसके अलावा वो जो है जो लिबरलिज्म है वो ये कहती है कि भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी की और को इंडिपेंडेंस की वो बात करती है, लेकिन फिर अगेन जैसे उन्होंने ये नहीं बताया कि वॉर अगर हो जाए तो उसको फिर कैसे प्रिवेंट करे। वो बस कह रही है कि नहीं जंग नहीं लगेगी, लेकिन जंग तो फिर भी लग रही है। हमारे पास 3-4 रिसेंट ऐसी मिसाल है जहाँ जहाँ पे जो है ना ये जो मैकडोनल्ड वाली जो डेल्स थ्योरी थी वो फेल हो गई थी ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा था कभी जंग नहीं लगेगी, लेकिन कंट्रीज के एक दूसरे में जंग लग गई। अच्छा, ये किताब मैंने आपको दिया था, ये किस किस ने खरीद लिया है? इसको आप सब लोगों ने पढ़ना है। आज फ्राइडे है, ट्यूसडे तक जो है इस किताब को आप सब लोगों ने पूरा कर लेना है। लॉकडाउन में नहीं मिल रहा? यस मैम, शॉप्स क्लोज है। अच्छा। फिर मैं कोशिश मैम करती इसका हूँ। पीडीएफ इसका बहुत मुझे लगता है मुश्किल होगा।
मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मुझे इसके इसके अच्छा, मुझे इसके दुकान वाले का नंबर भी मेरे पास आई थिंक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी। माशाल्लाह बुक हाउस से मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था। अगर मुझे उसका नंबर मिल जाता है तो फिर आप सब लोग जो है ना बता सकते हैं, अजहर को जो है ना अपनी पेमेंट दे सकते हैं, तो फिर मैं आप सब लोगों के लिए बुक मंगा सकती हूँ। वैसे बाकी 2 दिन है, 2 दिन के बाद तो सिटी खुल जाएगा। 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, फिर मंडे से लेकर मतलब नेक्स्ट वीक में आप सब लोगों ने ये बुक पढ़ लेना है एनी हाउ। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और आईआर के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने भी इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अच्छा, लिबरलिज्म समझ आ गया सबको? एक और बात थी कि जब जब आप लोग क्लास ले रहे होते हैं, कोशिश किया करें कि आप सब लोग अपने लैपटॉप्स पे हों, सेलफोन्स पे ना हो, क्योंकि फिर आपको हर 5 सेकंड के बाद जो है ना व्हाट्सएप खोलना होता है, फिर आप वो बातें सुन नहीं रहे होते हैं ध्यान से। अब हम मूव करेंगे आइडियलिज्म की तरफ। मुझे मैसेजेस में आप लिख के बता सकते हैं अगर आपको लिबरलिज्म समझ नहीं आया है, तो हम अभी ही जो है ना उसको वो कर लेते हैं। उसकी जो चीज समझ नहीं आई है उसको हम अभी रिवाइज कर लेते हैं, बजाय ये कि आप आखिर का इंतजार करें। कोई मैसेज नहीं आया, इट मीन्स के सबको समझ आ गई है। ओके। फुरकान, आपने कुछ पूछना है? नो मैम, मैं ये कह रहा था कि समझ में आ रही है। चले ठीक है। लिबरलिज्म समझ आ गया, रियलिज्म हमें समझ आ गया, हम आइडियलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली आइडियलिज्म जो है अब उसका इतना ज्यादा कोई जो है ना स्कोप नहीं रहा है। और मैंने अभी तक आईआर पे ये सवाल नहीं देखा, जब जहां भी आइडियलिज्म की बात आती है मोस्टली वो लिबरलिज्म ही का पूछ रहे होते हैं, क्योंकि लिबरलिज्म और आइडियलिज्म में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि वो जो है ना ज्यादा फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन स्टेट एक्टर्स को। वो कहते हैं कि जंग जो है ना उसको खत्म करने का सबसे अच्छा वे ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। वो जो यानी जो 20वीं सेंचुरी में सबसे पहले जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लीग ऑफ नेशन, तो वो उस वक्त जो है वो उनको आइडियलिस्ट लीडर कहा गया था कि भाई अब ये ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं तो जो है ना अनार्की खत्म हो जाएगी और सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। उनकी एजम्पशंस और लिबरलिज्म की एजम्पशंस में इतना कोई खास बड़ा जो है फर्क नहीं है। वो भी कहते हैं नो जीरो सम गेम हो, कॉपरेशन हो, इंटरनल गोल जो है वो इंटरनेशनल, यानी आपके डोमेस्टिक गोल जो है वो इंटरनेशनल गोल से जो ना अलाइन करते हो। ऐसा ना हो कि आप क्योंकि फायदा चाह रहे हैं, चाहे फिर आप सारी दुनिया को जो है ना तबाह कर दें, जैसे तालिबान है, वो चाहते हैं हमारी हुकूमत बने, फिर चाहे आधी जो है ना दुनिया खत्म हो जाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स पे उस टाइम उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है काम किया था, बात की थी, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर जो है 1 से गुजरे थे, हमारे हालात बहुत बुरे थे, तो इसी वजह से जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ह्यूमन राइट्स पे जो है बात की। आइडियलिज्म की मैं आपको अजम्पशंस बता रही हूँ। इसके अलावा वो मार्केट लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, मार्केट लिबरलाइजेशन ये होता है कि टैरिफ्स हटाए जाएं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है ना बढ़ाने की कोशिश करे। एब्सोल्यूट गेन देन रिलेटिव गेन जो है ना किए जाए। एब्सोल्यूट गेन यानी जो हमने कहा था कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरा फायदा हो और दूसरों का भले नुकसान हो जाए, नहीं, आपको यह है कि सब लोगों का जो है फायदा ऑल टुगेदर दिखना चाहिए। अच्छा, आइडियलिज्म पे क्रिटिसिज्म ये थी कि पहली बात तो ये वेस्टर्न सेंट्रिक आइडिया था, ठीक है, वो ऑल टुगेदर फेल हो गया। उन्होंने कहा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस बनने से जो है ना कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, मार्केट लिबरलाइजेशन से जो है ना हमें हमें फिर कभी जंग नहीं लगेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इवन मार्केट जो पहले तो मार्केट उन्होंने लिबरलाइजेशन की, उससे जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो पावरफुल कंट्रीज थे, सिर्फ उनको ही ज्यादातर फायदा हुआ। क्योंकि जिस टाइम ये सिस्टम लेकर आते हैं लीग ऑफ नेशंस का, तो ये खुद ही फेल होते हैं। जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं वो किसी की बात ही नहीं मान रही थी, वो सिर्फ अपना कर रही थी। जर्मनी के जो है अपने मसले थे, जो भी वीक स्टेट्स थी वो उन सबको लगा कि भाई इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है, ये तो हमारी कोई बात ही नहीं मान रहे हैं। जो भी फायदा है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई है क्योंकि ताकि ये जो है ना अपना फायदा दूसरों से निकाल सके। फिर इन दी एंड क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है, और इसी के साथ आइडियलिज्म भी जो है
फेल हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई वॉयलेशन नहीं की जाए ह्यूमन राइट्स की, लेकिन मेजर पावर जो है हमेशा उन्होंने ही जो है ना आइडियल सॉरी ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की है। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म पहले की भी है और ये क्रिटिसिज्म अभी की भी है। अच्छा, लिबरलिज्म और आइडियलिज्म में फर्क क्या है? मैंने पहले ही बताया कि जो आइडियलिस्ट हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पीस के लिए, जबकि जो लिबरलिस्ट हैं वो जो है इक्वलिटी को फोकस करते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स को फोकस करते हैं। वो इस बात कॉपरेशन को ज्यादा जो है फोकस करते हैं, बट वो कहते हैं मतलब बिना ऑर्गेनाइजेशंस के भी ये कॉपरेशन जो है एक दूसरे में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नियो लिबरलिज्म। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो ये वाली जो रियलिज्म थी या लिबरलिज्म थी, ये थोड़ी पुरानी थ्योरी थी, फिर जमाना चेंज होता जाता है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को भी थोड़ा अपना स्टैंड जो है वो चेंज करना पड़ता है। नियो लिबरलिज्म रिफर्स टू अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच बिलीव दैट स्टेट आर और एटलीस्ट शुड बी कंसर्न्ड फर्स्ट। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आया था अभी कि मेरी इंटरनेट अनस्टेबल है, डिस्टॉर्शन है। अच्छा, थोड़ा वेट करते हैं। अब बताएं, आप सही है? यस मैम, क्लियर। चले ठीक है। नियो लिबरलिज्म जो है वो क्या कहते हैं? देखिए, लिबरलिज्म जो था उसका ज्यादा, क्योंकि वो आइडियलिज्म से ही निकला हुआ था, वो आइडियलिज्म से बहुत मिलता जुलता था, तो उनका जो है स्टेट से ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी जो है ना फोकस था। कॉपरेशन के लिए भी वो कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब जो नियो लिबरलिज्म आता है वो थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि नहीं, स्टेट जो है वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एक्टर है। ठीक है, और दूसरा ये रिलेटिव गेन्स हमने नहीं देखना, हमने एब्सोल्यूट गेन के बारे में जो है ज्यादा फोकस करना है कि भाई हमने सबकी भलाई नहीं करनी, सबकी भलाई करते करते हमारा अपना ही नुकसान होता जा रहा है। नहीं, हमने पहले अपना फायदा देखना है, बाद में हमने दूसरों का फायदा देखना है। तो ये इनकी जो है फर्स्ट थिंग जो है ना चेंज था लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म का। वो क्या कह रहे थे कि भाई दोनों जो है इक्वली जो है ना इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट जो है वो दोनों इक्वली जो है ना इम्पोर्टेंट है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, कर सकती हैं या करती हैं पीस को अचीव करने में। नियो लिबरलिज्म कहता है नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट इटसेल्फ जो है वो बहुत जो है ना अहम है सबसे पहले। सेकंड ये है कि विन विन सिचुएशन नहीं, एब्सोल्यूट गेन होना चाहिए। यानी मैं अपने फायदे को देखूंगा, मैं हर वक्त ये सेक्रीफाइस के चक्कर यानी इमोशनल नहीं हो सकता हूँ। मुझे अपने स्टेट को जो है ना बचाना है, मुझे अपने स्टेट के बारे में देखना है। सही। थर्ड चीज ये है कि वो एनार्की को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जितना इन्होंने एग्जाजरेट किया हुआ है कि बस एनार्की नहीं है तो सब लोग एक दूसरे से बस लड़ रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एनार्की मौजूद है। जो कंट्रीज हैं उनके अगर वो एक दूसरे से जंग करने पर आ जाएं तो उनको रोकने वाली कोई ऊपर वाली इतनी खास फोर्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि वो हर वक्त जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, फिर नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म में जो है वो क्या फर्क है? वो कहते हैं, फर्स्ट वाले कहते हैं कि मिसट्रस्ट है जो है ना स्टेट्स के बीच में, और सेकंड लिबरलिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव सम सीकिंग, यानी वो एक नेचुरली जो है ना एक पॉजिटिव माहौल चलता आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जंग की तरफ जो है ना हम जाएं और हमारे बीच में हमेशा मिसट्रस्ट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि रिलेटिव गेन्स होने चाहिए, और ये अश्योर करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म फायदा होना चाहिए। जो अगला है वो बिल्कुल इससे जो है हट के बात करता है, वो कहता है कि भाई मल्टी जो है लेटरल एग्रीमेंट्स होनी चाहिए स्टेट्स के साथ, यानी मेरा फायदा हो लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोऑपरेशन भी हो। इस किस्म का फायदा नहीं होना चाहिए मेरा जिसपे जो है लेट से फायदे के चक्कर में जो है उल्टा जंग ही लग जाए। जो रियलिज्म है वो हमेशा याद रखिएगा कि रियलिस्ट जब भी स्टेट होते हैं, अच्छा कोई भी स्टेट साथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि अब मतलब रियलिस्ट है तो फिर रियलिस्टिक रहेगी, लिबरलिस्ट है तो लिबरलिस्ट ही रहेगी, नहीं। कुछ बातों में जो है स्टेट्स रियलिस्ट हो जाती हैं, कुछ बातों में जो है वो स्टेट्स जो हैं वो लिबरलिस्ट हो जाती हैं, और कभी कभी वो प्योरली रियलिस्ट या लिबरलिस्ट होती हैं।
जैसे अगर इस अभी देखें तो जो मिलिट्री पे वो बहुत ज्यादा फोकस करती हैं वो रियलिस्ट स्टेट हैं, जो प्रोमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं तो वो क्या होगी, नियो लिबरलिस्ट है। अच्छा मुझे इसमें से मिसाल दें कि जो है ना प्रोमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो कौन सी स्टेट्स हैं जिनको हम अभी नियो लिबरलिस्ट स्टेट्स कहते हैं? मैम चाइना। चाइना हम्म। मैम एंड अच्छा चाइना जो है उसको हम फिलहाल इस जो है ना सिचुएशन में कह सकते हैं कि भाई वो जो है ना मिलिट्री पे इतना फोकस नहीं है, वो ज्यादातर किस चीज पे फोकस है, वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस है। तो वो जो है नियो लिबरलिज्म पे लिबरलिज्म में फॉल करता है, ठीक है। नियो रियलिस्ट कहते हैं कि सर्वाइवल का जो है ना वे सिर्फ यही है कि मिलिट्री फोर्स को यूज किया जाए, मतलब मारना ही जो है ना हमारा, हाँ आसियान कंट्रीज हो गए, मलेशिया, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, ये लोग इकोनॉमी पे ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मिलिट्री। सर्वाइवल का वे जो है वो कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स है, जबकि नियो लिबरलिस्ट कहते हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन के थ्रू जो है, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू क्या हो सकता है कि हम लोग जो है जंग को अवॉइड कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा सेकंड है कि दूसरा जो है वो नियो रियलिस्ट कहते हैं कि हमें सरवाइव करने के लिए जो है ना सेल्फ हेल्प की जरूरत है, जिसके लिए हम जो है अपनी कैपेसिटीज को जो है ना बढ़ाएं, तो ताकि जो सिक्योरिटी डिलेमा जब भी हो तो उसको हम कवर अप कर सकें। जबकि नियो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक पीस को आप बढ़ाएं, जब आप इक्वलिटी देंगे, इंटरनली इक्वलिटी देंगे, और क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है वो हमेशा जो है काम करती हैं उस पे, अपना ट्रेड बढ़ाने पे। वो चाहती हैं कि जो दूसरी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हो उनसे हमारा जो है ना पक्का बाहर बाहर बाहर। बशीर अपना माइक म्यूट करें। तो उससे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो होती हैं उनकी एक दूसरे में मोस्ट ऑफ द टाइम जंग नहीं लगती है। अच्छा अब रियलिस्ट और लिबरलिस्ट या नियो रियलिस्ट और नियो दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा हम ग्लिम्स कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से, कि ह्यूमन नेचर जो है, रियलिस्ट कहते हैं कि भाई वो पेसिमिस्टिक है, ठीक है, हमेशा इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। लिबरलिस्ट कहते हैं नहीं, जो ह्यूमन है वो कोऑपरेट कर सकता है, वो अच्छा है, वो दूसरों की वेलफेयर ही चाहता है। कोर कंसेप्ट क्या है इनके, रियलिस्ट कहते हैं कि पावर और कंफ्लिक्ट, वो सिर्फ पावर पे और कंफ्लिक्ट पे जो है, उस साइकिल पे जो है वो पूरा घूम रहे हैं कि पावर लेना है और कन्फ्लिक्ट को हमने अवॉइड करना है, और अगर कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है तो हमारा पावर इतना हो कि हम उस कन्फ्लिक्ट को सरपास कर सकें। लिबरलिस्ट कहते हैं कॉपरेशन करें और इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करें, जब एक दूसरे से हम भाईचारा कायम करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जंग खत्म हो जाएगी, भाई भाई हो जाएंगे सब सारे। रियलिटी क्या है उनकी, लार्जली दोनों की लार्ज ऑब्जेक्टिव है, जो देख रहे हैं वही परसीव हो रही है। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट को देखें और पावर को बढ़ाएं, दूसरे कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखें। कंफ्लिक्ट इन सिस्टम जो है वो कहते हैं कि भाई सेंट्रली है, अनार्की है, और कभी भी जंग जो है ना अवॉइड नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं लिबरलिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई जंग अवॉइड हो सकती है, अनार्की मौजूद है, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट मौजूद है दुनिया में, कि भाई कोई जो है ना सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है, कोई कोई हमारे पास मिलिट्री नहीं है, लेकिन देन अगेन वो क्या करें, कॉपरेशन करें, अवॉइड हो जाएगा। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल सिस्टम जो है, दोनों कह रहे हैं कि हाँ एनार्की है, लेकिन लिबरलिस्ट कह रहे हैं कि समहाउ जो है ना एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। काज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है दोनों का, रियलिस्ट कहते हैं कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट है, और जो लिबरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि लेक ऑफ सेंट्रल प्रोसेस, जो है ना एनार्की की वजह से कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इनको सही से रेगुलेट कर सके, जो इनकी जो है ना कंपटीशन को रेगुलेट कर सके सही से, ठीक है। बेस्ट पाथ क्या है, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करें, किसी को ज्यादा बढ़ने देना ही नहीं है, सब लोग एक साथ ही जो है ना पावरफुल हो, तो फिर जो है ना जंग अवॉइड होगी। ये क्या कहते हैं कि भाई इंटरडिपेंडेंस करें, इंटरनेशनल लॉ को माने, जंग खत्म हो जाएगी। इनके यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स हैं, उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों हैं। मोरालिटी क्या है, फर्स्ट वाले कहते हैं कि भाई वहाँ पहले ही हमने पढ़ा था कि रियलिस्ट कहते हैं कि मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, हमें जो है ना अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना देखना है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हर मोरल स्टेट से, इम्परेटिव से ज्यादा है, ठीक है। जबकि लिबरलिस्ट कहते हैं कि हमने जो है कॉमन मोरल कोड जो है ना करना है, अगर कोई हमसे जंग नहीं कर रहा तो हम भी उससे जंग ना करें, हम भी उससे दोस्ती, अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे तो हमें भी उसकी उस पे समहाउ थोड़ा बहुत प्रेस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए।
ठीक है, इसके साथ ये दोनों जो है चीजें खत्म होती हैं और हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 7:40 पे सब लोग मुझे वापस यहाँ पे मिलेंगे। 5 मिनट के ब्रेक, 5 नहीं 7 मिनट का ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम जो है थर्ड जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच मार्क्सिज्म, उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम बिहेवियरल अप्रोचेस पे मूव ऑन करेंगे। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा था कि मैडम हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमने क्लास के एंड में जो मिसाल मैंने आपको समझाई थी, जिसमें मैंने आपको खुद कहा था कि आप मुझे बैलेंस ऑफ पावर ढूंढ के बताएं कि कहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है अब आपने 6 जो चीजें रियलिज्म की समझ ली हैं और 6 चीजें जो आपने लिबरलिज्म की समझ ली हैं, तो कोई भी सवाल आ जाए, आईआर का लेट्स से पार्ट 2 आ जाता है, पार्ट 1 तो बहुत क्लियर होता है, आपको सिर्फ वही चीजें लिखनी होती है, उसमें वो मिसाल देने होते हैं। पार्ट 2 जो होता है सीएसएस में या बीसीएस में, उसमें क्या होता है कि आपको प्योरली करंट अफेयर से सवाल पूछते हैं, आपने उसके सारे करंट अफेयर्स के रीजन देखकर उसके बाद जो है ना आईआर पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर जो है ना लिखकर हेडिंग देनी है। उसके बाद लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव होगा, उसमें आप अपने दिमाग से बैठ के देखेंगे कि ये चीजें, मतलब अगर मैं रियलिस्ट हूँ तो ये मुझे सेल्फ हेल्प में कैसे हेल्प कर रही है, जंग में मुझे कैसे, पावर गेन में मुझे कैसे कर रही है, मेरी विन विन सिचुएशन है या जीरो सम गेम है। इस तरीके से बैठ के जो है हम उसको खुद, या तो कुछ कुछ तो ऐसे मसले होते हैं जिसमें ऑलरेडी जो है ना जाने माने रियलिस्ट या लिबरलिस्ट जो हैं उनके कमेंट्स होते हैं, वो आपको फॉरेन अफेयर्स जो हम मैगजीन पढ़ रहे होते हैं वहां से आपको समझ आ जाती है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आराम आराम से आपको चीजें खुद ही पता लगना स्टार्ट हो जाएंगी, वरना इस तरीके से जो है हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्क्सिस्ट में। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो था उसने थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दी थी। जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा कि जो ना मार्क्सिज्म है क्या। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बताती हूँ कि पहली बात तो मार्क्सिज्म जो है वो एक वाहिद थ्योरी है जो अपने जो मार्क्सिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स के नाम, मार्क्स नाम से निकली है। ठीक है, मार्क्स जो है वो जिस वक्त में ये थ्योरी देता है उस वक्त में वो देखता है कि भाई जो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा उनको पैसा नहीं दिया जाता। तो वो ये थ्योरी देता है कि ये जो दुनिया है ना वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक अमीर है और एक गरीब है, एक वो है जो कैपिटलिस्ट हैं और एक वो है जो उनके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अमीर हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहता है कि अगर देखें कोई एक बंदा है जो एक शूज बनाता है, अब उस शूज को बनाने के लिए वो ऐसे 100 शूज जो है ना फैक्ट्री में रोज बनाता है, लेकिन उसको महीने के एंड पे जो सैलरी मिलती है वर्सेस जो फैक्ट्री का ओनर है जिसे एक इवन शूज बनाने के जो है ना उससे ज्यादा फायदा होता है जितना वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स है ना वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह रहे होते हैं और जो पावरफुल है वो जो है क्या कहते हैं कि पावरफुल से ज्यादा पावरफुल होते जा रहे जाते हैं। तो मार्क्सिस्ट कहता है कि ये जो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ना इसकी वजह से जो है इस दुनिया में एक तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो है ना खिलाफ उठें और इस सारे सिस्टम को चेंज करके सोशलिज्म लाएं, कम्युनिज्म लाएं। कम्युनिज्म या सोशलिज्म ये कि भाई सब लोग जो है वो पहली बात तो कैपिटलिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काम करता है, तो वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम खत्म होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, हर किसी को जो है ना एक जितना मिलना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज हैं जो अभी तक जो है कम्युनिज्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्योरली कम्युनिज्म पे इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी सीएसपी को और एक टीचर को और एक पट्टे वाले को, पियोन को, अगर तीनों को एक ही सैलरी दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई किसी को भी मतलब इतना नहीं पढ़ा हुआ कि वो अपने 6 से 7 साल जाया करके डॉक्टर बने या 2 से 3 साल पढ़ाई के बाद जो है ना अपने सर खपा के वो ब्यूरोक्रेट बने। हर कोई कहेगा हम भी पियोन बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को सही पे छोड़े, अगर आप किसी को सही से अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं
तो जो है दुनिया में जो है मसले होना पैदा हो जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो क्रिटिसिज्म है वो मैंने आपको ये समझा दी कि भाई क्रिटिसिज्म ये कि सबको एक दूसरा आवर तो ये सिस्टम हो नहीं सकता। अगर ये सिस्टम प्योरली आ भी जाए तो ये सिस्टम लॉन्ग रन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब वो आईआर में आ जाता है तो फिर वो आईआर में क्या कहता है कि भाई ये जो वही क्लास स्ट्रगल जो हमने वहां पे पढ़ी कि कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, अब जो है ना वो पुअर नेशन और जो है ना रिच नेशन के बीच में आ जाता है। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि जो डेवलपिंग स्टेट्स है ना वो जो है एक्सप्लॉइट हो रही है डेवलप्ड स्टेट्स से। सही। वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो इंपीरियलिज्म उनपे जो है ना उन्होंने लादी हुई है। कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई है तो फिर वो उन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर दिए। वो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो इंटरनेशनल रिलेशन में कहती है कि भाई इसको जो जो सारा सिस्टम जो पावर जो गेन करने वाला है ना वो सिर्फ रिच है, क्योंकि वो ही जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, वही रूल मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस तरीके का कंट्रोल जो है ना रिसोर्सेज पर और डेवलपिंग स्टेट्स पे बनाया हुआ है कि जो डेवलपिंग स्टेट्स है, जो पुअर स्टेट्स है ना, वो कभी पावरफुल हो ही ना सके। ठीक है। वो जिस तरीके की पॉलिसीज जो है ना इम्प्लीमेंट कराते हैं तो वो जो है डेवलप्ड स्टेट्स के लिए डिफरेंट है और डेवलपिंग स्टेट्स के लिए डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया कि देखिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें उनको कोई खास फायदा नहीं होता। इसी तरीके से जो है जो जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आती है, तो इवन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद भी उनकी पॉवर्टी लेवल में कोई खास फर्क नहीं आया। बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है वो सारा ग्लोबलाइजेशन पे चल रहा है। उसे जो है दुनिया की जो है कपड़ों की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे सब जो भी वेस्ट की सबसे जो है वेस्टर्न जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी तकरीबन फैक्ट्री जो है वो बांग्लादेश में और कुछ और ममालिक में लगी हुई हैं। लेकिन इवन उसके बाद भी जो है वहाँ की हालत अच्छी नहीं हुई। अब वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें हालात इसलिए बेहतर नहीं हुए क्योंकि जो नियो कॉलोनियलिज्म आ गया है, जो मैंने आपको कहा कि इस तरह की उन्होंने पॉलिसीज दी हुई हैं, इस तरीके से वो जो है ना हमारे कंट्रीज पे वो चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं जो जो कैपिटलिस्ट जो अमीर कंट्री है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब ममालिक है वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हाँ, जुनेद कह रहा है कि कोर सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी वाला सिस्टम है। बिल्कुल। अब जो मार्क्सिज्म है इसी से फिर जो है ना तीन चार जो है ये थ्योरीज निकलती हैं जिसमें हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ जाती है और डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की थ्योरी आ जाती है। ठीक है। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो बेसिकली हमें कहती है कि जो ये दुनिया है ये तीन हिस्सों पे बनी हुई है, जिसमें पहला है कोर, फिर है सेमी पेरीफेरी और फिर है पेरीफेरी। जो कोर सिस्टम है वो यानी अमीर ममालिक हैं, जो सेमी पेरीफेरी है वो डेवलपिंग है लेकिन जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री है जैसे आसियान आ गए, और जो पेरीफेरी है वो सब गरीब कंट्री है। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो सिर्फ आपको ये सारा सिस्टम समझाती है। फिर जो इंटरडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी वाली जो थ्योरी आ जाती है उसमें वो सारी जो मार्क्सिज्म वाली बात करते हैं कि ये जो अमीर कंट्रीज है, ये जो कोर कंट्री है वो डिपेंडेंट है सेमी पेरीफेरी पर इतना ज्यादा नहीं है, और पेरीफेरी पर तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये जो गरीब ममालिक है ये हमेशा एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ये अपनी चीजें बेचते हैं जो है ना कोर कंट्री को और सेमी पेरीफेरी को, और वो जो रॉ प्रोडक्ट वो उनको बेचते हैं। तो ये जो दोनों ममालिक है ये इनको क्या है फिनिश गुड्स बेचते हैं। मैं जो समझे पेरीफेरी कंट्री हूँ, ठीक है, मैं गरीब कंट्री हूँ, मेरे पास जो है ना अच्छा जो है ना कोई सिस्टम है और ना मेरे पास कोई लेट्स से मेरे पास सिर्फ जो है ना टोमेटोज हैं, मैं जो ना आपको टोमेटो बेचना चाहती हूँ, और आप हो गए सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी कोर कंट्री हो गए आप, सॉरी। तो मैंने आपको टमाटर बेचे हैं 10 रुपए पर केजी। सही है। आपने वो 10 रुपए के मुझसे जो है टमाटोज लिए, और उस टमाटोज में से आपने क्या किया कि आधा किलो का जो है केचप बनाया। अब उस आधे किलो में आपने 4 बोतलें बनाई, जिसमें मतलब मुझे समझे 1 पाव की आपने बोतल बेची है। वो जो 1 पाव की जो बोतल आपने मुझे टोमेटो केचप की बेची वो आपने मुझे बेची है $15 में। तो अगर देखा जाए तो मैंने जितनी क्वांटिटी की चीज आपको बेची थी वो भी सस्ती बेची थी। आपने उसके भी 1/4 में से जो मुझे फिनिश गुड बेचा है वो मेरे पूरे जो रॉ प्रोडक्ट था उससे ज्यादा आपने बेचा है। तो फिर फायदा किसको हुआ इसका?
ऑफ कोर्स जो अमीर कंट्री है। तो इस तरीके से जो है ना, ये जो मार्क्सिज्म है वो कहता है कि जो गरीब ममालिक हैं, जो नियो कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म हो गया या नियो इम्पीरियलिज्म हो गया है, वो थ्योरी कहती है कि उन्होंने कुछ इस तरीके से जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जो हम गरीब ममालिक है ना वो हमेशा गरीब रहेंगे। ये जो पोर वाला कंट्री है वो कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता, अपने जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी टेक्निक्स है वो किसी को नहीं बेचता। वो इसलिए नहीं बेचता क्योंकि वो चाहता है कि जो गरीब क्लास है वो हमेशा गरीब रहे ताकि हम उसे एक्सप्लॉइट करते रहें। आप देखिए अमेरिका जो है, इवन अगर हम तो उससे जो है इतनी ज्यादा खरीदने की जो है वो सकत नहीं रखता पाकिस्तान, लेकिन लेट्स से अगर इंडिया उससे जो है ना उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे चीजें खरीदता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन जो इंडिया को वो बेचता है, सबमरीन्स हो गई या टैंक्स हो गई या जो भी चीजें हैं, तो वो वर्जन उनको बेचता है जो जिससे बेहतर वर्जन उनके पास ऑलरेडी आ गया है। लेट्स से अगर वो आईफोन 12 जो है इंडिया को बेच रहा है, आईफोन 12 हम इमेजिन करते हैं कि ये कोई मतलब कोई हथियार है आईफोन 12, तो वो जो है ना आईफोन 12 जो इंडिया चाहता है कि आईफोन 12 बहुत लेटेस्ट है और मुझे ये हथियार लेना चाहिए, इससे मेरी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो अब अमेरिका उसको आईफोन 12, क्योंकि वो सेमी पेरीफेरी है, इंडिया जो है वो अमीर ममालिक में आता है लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, इसलिए वो सेमी पेरीफेरी है। तो सेमी पेरीफेरी जो है वो कोर से जो है ना बिजनेस करता है। तो अमेरिका तब तक उसे आईफोन 12 नहीं बेचेगा जब तक उसके पास आईफोन 14 नहीं आ जाता। यानी वो उस तक टाइम तक इंतजार करता रहेगा कि जब तक उससे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं आती। तो इन रियलिटी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जो लेटेस्ट चीजें होती हैं, वो जो ये कोर स्टेट है वो कभी भी जो है अपने से कम जो डेवलपिंग स्टेट्स है उनको नहीं देते हैं। तो ये जो है ना मार्क्सिज्म जो है वो सब जो है ना इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसमें वो कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है उसने जो है ये सारी दुनिया का जो है ना सिस्टम खराब किया हुआ है। ये कैपिटलिज्म जो है इन्होंने अपने ही जो ये जो रूल्स बनाए हुए हैं, उस रूल्स की वजह से जो कंट्रीज है जिन्होंने जो है ना आजादी के बाद कैपिटलिज्म को जो है ना अपना वे ऑफ समझे, वो गवर्नमेंट का वे जो है ना करके चलाया, उसको उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया था, वो अभी तक गरीब है। इसलिए वो क्या कहता है कि ये जो दुनिया है ना इसमें जो गरीब, अव्वल तो जो गरीब मजदूर हैं, वो मार्क्सिज्म की मैं बेसिक अप्रोच बता रही हूँ कि मार्क्सिज्म क्या कहता है कि जो जो गरीब वर्कर्स है इनका कोई जो है ना वो नहीं है, इनकी कोई नेशनलिटी नहीं है, इन सबको मिलके एक पार्ट होके जो है ना जो कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ जो है उठ खड़ा होना चाहिए। अब ये जो आईआर में आ जाता है, तो आईआर में ये कहता है कि हमें जो है ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इन सबको एक साथ काम करना चाहिए और इन सबको काम करके जो है कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिए, और जो मोनोपोली है उसको जो है खत्म करना चाहिए, और ये जो इंपीरियलिज्म है, यानी जो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, इसको जो है खत्म करना चाहिए। इंपीरियलिज्म खत्म हो जाना चाहिए, नियो कॉलोनियलिज्म खत्म होना चाहिए, हमें जो है वो इक्वलिटी पे जो है काम करना चाहिए। समझ आ रही है बेटा सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, मार्क्सिज्म जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात करता है। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात इसलिए करता है क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म पे बात कर रहा होता है। कॉलोनियलिज्म क्योंकि अब खत्म हो गया तो वो नियो कॉलोनियलिज्म पे बात करता है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात ये करता है कि ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं इन सबको इक्वल हो जाना चाहिए, ये सारी जो स्टेट्स हैं उनको इक्वली जो है ना काम करना चाहिए, और जो जिन स्टेट्स को आपने कब्जा किया हुआ है, जिनको आपने गरीब बनाया हुआ है, उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सके। फिर वो आखिरी बात जो करता है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की करता है कि सब ममालिक को जो है ना पीसफुली रहना चाहिए। अब उस पीसफुली रहने के लिए वो कहता है कि पहले आपको कैपिटलिज्म को खत्म करना होगा, जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, एंटी इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म ये तीनों जो है ना सिस्टम जब खत्म हो जाएंगे दुनिया से, तो मुल्क जो है ना वो पीसफुली रहना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग बराबर होंगे, सब लोग जो कमाएंगे वो खाएंगे, कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा, तो दुनिया जो है वो क्या हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। ठीक है, ये थी जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच पे।
अब बिहेवियरल अप्रोच जो फर्स्ट है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया या मार्क्सिज्म हो गया, ये सब बेसिकली सोशियोलॉजी की जो है ना प्योर थ्योरीज हैं, जिनको फिर वो आईआर में भी लेकर आए हैं, क्योंकि आईआर में भी जो है इनकी एप्लीकेशन है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जो है कहती है कि ये जो रियलिटी है ना ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये जो ये जो कंट्रीज की हमने आइडेंटिटीज बनाई हुई है, ये सब कुछ हमारे जहन की चीज बनी हुई है। हम कहते हैं जबकि भाई ये चीज हमारे लिए नुकसानकार है, तो वो चीज हमारे लिए इसलिए नुकसानकार होती है क्योंकि हमने रियलिटी में उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया है। फिर वो उसका मिसाल देते हैं कि भाई देखें, अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, फ्रांस के पास भी है, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका है उसके लिए ब्रिटेन का या फ्रांस के न्यूक्लियर जो है ना पावर, न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसके लिए खतरा नहीं है। लेकिन यही न्यूक्लियर वेपन अगर नॉर्थ कोरिया के पास है तो वो उसके लिए जो है एक खतरा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशली ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट की है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ इस चीज को यूज करेगा। जैसे पैसे हैं उसकी हमने सोशल रियलिटी हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है। ये एक मैं अगर किसी जो है ना पेपर पे जो है 100 का नोट बनाओ, उसको कवर जो है ना कलर वलर सब कुछ करके जाके दुकान वाले को दूं तो क्या वो उसको खरीद करेगा? या फिर मैं एक नए किस्म का नोट बनाऊं, मैं जो है ना येलो कलर का उस पे कलर करके कहूँ कि भाई ये 1000 का नोट है, तो वो कभी भी उसको खरीद नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपनी सोशल कंस्ट्रक्शन क्या बनाई हुई है कि भाई जो बैंक से जो है हमें ये कागज का टुकड़ा मिलता है, ये कागज का टुकड़ा जो है ये पैसे हैं, और ये पैसे जिसके पास होंगे वो ज्यादा पावरफुल होगा। क्या ऐसा है या नहीं है? इसी वजह से यस जो मैम। है कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि भाई ये जो एनार्की है ना ये भी आप लोगों के दिमाग की चीज बनाई हुई है कि हमें कोई सेंट्रल पावर चाहिए जो हमें चला सके। वो कहता है कि इवन सोवेरेनिटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, नेशनल आइडेंटिटी, अथॉरिटी, हर चीज इंसान ने खुद बनाई हुई है। वो खुद ही जो है ना कहता है कि अब जो है ना एनार्की हो गई है दुनिया में और अब हमें पावर जो है उसको ग्रैब करना चाहिए। तो वो पावर ग्रैबिंग में सारे ममालिक लग जाते हैं। फिर वो खुद ही जो है ना ये सोशल कंस्ट्रक्शन एक बनाते हैं कि जो है ना अब जो है सब कुछ पीसफुल हो गया है, तो सब लोग जो है ना पीसफुली जो है ना रहना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं सिंपली ये सारी चीजें कल्चरली जो है ना आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने खुद ही अपने दिमाग में से ये सारी चीजें बनाई कि अब पावर भी चाहिए, अब जो है ना हमें सोवेरेनिटी भी चाहिए, अब हमें पैसे भी चाहिए, अब हमें मिलिट्री भी चाहिए। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं। आप जिस दिन जो है ना कहेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इट शोज के ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया में इंसान ने खुद बनाई हुई हैं। कल्चर भी हमने खुद बनाया हुआ है, राइट। हमें कहीं से जो है हमारे इंस्टिंक्ट में नहीं है ये सारी चीजें। हमारे इंस्टिंक्ट में नहीं है कि हमने जो है मायूं ही करना है शादी के लिए, या खाने में हमने जो है ये चीज ही खानी है। मतलब जैसे पाकिस्तान का कल्चर के हम जो है रोटी खाते हैं, लेकिन आसियान कंट्रीज जो है वो उनको रोटी का ज्यादातर पता नहीं है, वो चावल खाते हैं। तो ये हमारा कल्चरल फूड है ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे इंस्टिंक्ट में मौजूद है कि हमने रोटी ही पका के खानी है। अच्छा, वो आइडेंटिटी पे बहुत जो है ना बात करता है। वो आइडेंटिटी क्या होती है कि हर कंट्री की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे नॉर्थ कोरिया जो है उसको हम एग्रेसिव स्टेट कहते हैं, चाइना जो है उससे हम लिबरल स्टेट कह रहे हैं, जो इंडिया है उससे जो है हम तो खैर उसे एग्रेसिव कहते हैं, दुनिया उससे लिबरल स्टेट कहती है। या पाकिस्तान जो है उसको सारी दुनिया जो है एग्रेसिव कहती है। वो मतलब जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका ये मानना है कि ये जो टेररिज्म है ये हम खुद फैलाते हैं, हम टेररिज्म का कोई शिकार नहीं है, बल्कि हमने दुनिया को टेररिज्म गिफ्ट दिया है। तो ये अगेन ये बहस ये है कि भाई ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब कोई गोरा जो है किसी किस्म का वो 15 लोगों को मार देता है तो उसको आप क्या कहते हैं कि इसका दिमाग खराब है। लेकिन अगर कोई एक जो है ब्राउन पर्सन वहां पे जाके किसी एक बिल्ली को भी मार दे तो आप उसे टेररिस्ट कहते हैं। तो फिर ये मीडिया ने जो है ना ये सारा कंस्ट्रक्ट किया है उनके दिमागों में कि जो ये स्किन कलर है ये भी बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर प्ले करता है किसी के अच्छे और बुरे होने में। सही। तो आईआर के लेवल पे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि अनार्की जो है वो आपके दिमाग में बनाई हुई है, वो आपने सोशली कंस्ट्रक्ट की हुई है। और जो सवर्निटी है, टेरिटरी है, ये सब भी आपने जो है खुद बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है फिर आ जाते हैं कि भाई
आइडेंटिटी और इंटरेस्ट, मैंने क्या कहा कि इंटरेस्ट भी जो है वो हम खुद जो है ना सिलेक्ट करते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं हुआ। अच्छा मुझे सिर्फ एक सेकंड में, देयर इज अ सर्जेंट कॉल। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, जो हमने कहा था कि भाई कोई अग्रेसिव स्टेट्स हैं, कोई लिबरल स्टेट्स हैं, ठीक है, कोई स्मॉल स्टेट्स हैं, कोई लार्ज स्टेट्स हैं, कोई सर्वाइवल पे फोकस कर रही हैं। ये सब आइडेंटिटीज जो हैं वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि आपने खुद बनाई हुई हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। आज से 10 साल पहले जो है 1970s में पाकिस्तान जो है एक बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1970 से पहले जो है हम बहुत प्रोग्रेसिव थे। 1970 के बाद भी जो टाइम आता है, स्पेशली अयूब वाला जो जमाना हमारे पास आया था टिल बेनजीर, तो उसमें हम क्या बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता था भुट्टो और अयूब के जमाने को। लेकिन फिर क्या होता है कि आराम आराम से जो है हम इस सारे टेररिज्म के इशू में आ जाते हैं, और फिर यही आइडेंटिटी जो हमारी प्रोग्रेसिव थी ये जो है ना जो इंटरनेशनली जो है वो चेंज हो जाती है, और हमें जो है एक एग्रेसिव कंट्री माना जाता है। और फिर अगर आगे चल के हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर से हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि ये जो स्टेट की आइडेंटिटीज भी है ना, ये सब की सब आपने कंस्ट्रक्ट की हुई है। किसको पावरफुल कहना है, किसको पावरफुल नहीं कहना है, किसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कहना है, किसको नहीं कहना, ये सब हमने खुद बनाया हुआ है, और ये सब चेंज होता रहेगा, ये परमानेंट नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना हम लेक्चर ऑफ करें, या पूरा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को भी पढ़ लें? हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म इज सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन की माना ये होती है कि सोसाइटी ने जो आइडियाज बनाए हुए हैं, और वो सोसाइटी ने आइडियाज जो है हम सब पे जो है ना एक तरीके से थोपे हुए हैं। जैसे ये सोशल कंस्ट्रक्शन है कि मेन जो है वो वुमन से ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा होशियार है। ये हमने हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन है कि भाई लड़की ने इस किस्म के कपड़े पहनने हैं, लड़के ने इस किस्म के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ये कोई डिवाइन कोड नहीं है कि भाई हाँ इस किस्म ही के कपड़े पहनने हैं। तो इसी तरीके से जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि जो अनार्की है ये भी आपने बनाई हुई है। ये जो एक कंट्री दूसरे कंट्री का दुश्मन है, ये भी आपने सोच में अपने बनाया हुआ है। मतलब हर चीज जो है ये जो आइडेंटिटीज हैं वो भी आपने बनाई हुई हैं, और किसी भी कंट्री की जरूरी नहीं एक आइडेंटिटी हो, उनकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं। कभी वो एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी एक के लिए वो एग्रेसिव हो सकते हैं, दूसरों के लिए वो प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। देखिए हमारे लिए इंडिया एग्रेसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेट्स के लिए वो प्रोग्रेसिव है। श्रीलंका है उसके लिए वो कुछ और है, नेपाल के लिए वो कुछ और है। सही, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म जो है कहती है। देन अगेन वो इंटरेस्ट पे बात करती है कि भाई इंटरेस्ट भी जो है ना टाइम टू टाइम हमारे चेंज होते रहते हैं। कभी हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है सिक्योरिटी हो, कभी हमारा मेन इंटरेस्ट जो है हो सकता है वो सर्वाइवल हो। तो ना आइडेंटिटीज एक जैसी रह सकती हैं, और ना ही इंटरेस्ट एक जैसे रह सकते हैं। सही। फिर आज की जो लास्ट थ्योरी है उस पे मूव करते हैं, जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कहती है कि जो है ना दुनिया को जो है हम इस तरीके से देखें कि क्या जो है ट्रुथ है और क्या हमें नॉलेज में दिया गया है। ट्रुथ और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। सच क्या है और हमें सच क्या बताया जा रहा है, ये एक अलग बात है। मेरी नॉलेज में ये है कि भाई कुरतुलैन जो है उसको उसके हस्बैंड ने कत्ल किया था, ये एक नॉलेज है। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको जो है ना किस तरीके से कत्ल किया, किस टाइम पे कत्ल किया, या उसके हस्बैंड ने उसको इन अ वे कत्ल ही नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, वो उसका ट्रुथ हो जाएगा। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, उनका बिलीफ क्या है कि जो है ना ये जो दुनिया है इसमें जो पावरफुल स्टेट्स जो हैं या पावरफुल जो इलीट्स जो हैं, उन्होंने जो है दुनिया में जो सच है, जो फैक्ट्स हैं उनको जो है ना अपने हिसाब से रन किया हुआ है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं या जो पावरफुल इलीट्स हैं, क्योंकि ये ही जो है मीडिया को भी जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं, यही हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है?
वेस्टर्न स्टेट्स कर रही हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि 1980 से लेकर जो है हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, लेकिन फिर हम हमें ही वो जो है उठा के तालिबान बना देते हैं, हमें ही वो जो है ना एग्रेसिव स्टेट बना देते हैं। तो ये करने के लिए उनको पहले जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ा, हमारे लिए वो किताब लिखे गए, हमारे लिए इतने बड़े बड़े जो है ना हर जगह पे शोज किए गए हैं, कि अब जो आम इंसान है उनको ये पता ही नहीं है कि ये ट्रुथ है या कि ये फैक्ट भी है, या कि जो है ना ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कहता है कि दुनिया को जो है ना आप इस तरीके से देखें कि क्या आपकी चीज नॉलेज में आ रही है और क्या जो है असल ट्रुथ है। फिर वो यही कहते हैं कि जो ये ट्रुथ है उसको जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है अपने हिसाब से जो है ना चेंज करने के लिए जो है ना बहुत बड़ी गेम खेलते हैं पावरफुल स्टेट, जिसमें वो चाहते हैं कि वो ही हमेशा पावरफुल रहें। फिर वो पावरफुल रहने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक कंट्री को जब उन्होंने गिराना होता है तो उनके लिए वो इस किस्म की न्यूज फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ईरान जो है, ईरान टेक्निकली जो है वो अगर उससे सैंक्शंस हट जाएं, ठीक है, उस पर सैंक्शंस जैसे बीच में खत्म कर दिए गए थे, तो दुनिया सब में जो है ना पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा। अब अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो उसमें किसका नुकसान और किसका फायदा है? मोस्टली जो गरीब स्टेट्स हैं उनका फायदा है, लेकिन जो अमेरिका हो गई, सऊदी अरब हो गई और इस किस्म की जो अमीर स्टेट्स हैं उनका नुकसान है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो है ना उन लोगों ने जो है इस तरीके से ईरान को दिखाया हुआ है कि वो तो पता नहीं कितने कोई तालिबानों से भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यही है कि इसमें उनके नेशनल इंटरेस्ट, जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, या जो पूरी गवर्नमेंट इटसेल्फ है, उनका क्या है, नुकसान है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सारा इस जो है ना बात पे बात करती है कि किस तरीके से जो है ना जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो जो ट्रुथ को जो है चेंज कर लेती हैं, जो इलीट्स हैं वो ट्रुथ को चेंज कर देते हैं, और जो नॉलेज हम हमारी तरफ पास होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैक्ट पे नहीं होती है। वो फैक्ट जो है उनको चेंज करने में भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं जो लैंग्वेज जो ये यूज करते हैं किसी भी ट्रुथ या नॉलेज को बताने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो लैंग्वेज है ये जो है समझे किसी भी कंट्री को डीमोरलाइज करने के लिए या उसको डीवैल्यू करने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। जैसे प्रेसिडेंट बुश ने जो है एक्सिस ऑफ इवल कहा 3 कंट्रीज को। दो ये बुश के जो है कुछ साल पहले तक जो है दोस्त थे, लेकिन बाद में जो है वो इविल, तो उससे क्या हुआ एक्सिस ऑफ इविल करने से कि जो आम आवाम भी थी या जो दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने कहा अच्छा ये एग्रेसिव स्टेट्स हैं, इनके साथ तो हमें ज्यादा बिजनेस करना नहीं चाहिए। अब बुश ने ये लैंग्वेज जो है सोच समझ के इसलिए यूज की ताकि उसका अपना फायदा हो सके। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो ज्यादातर जो है ना काम करते हैं इस बात पे कि वो जो ट्रुथ है उसके बारे में बात कर सके, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसको अनकवर कर सके, उसके बारे में बता सकें। अब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का मिसाल अगर हम लें तो विकी लीक्स, अगर आपने उसको फॉलो किया हो तो आपको पता चलेगा कि विकी लीक्स जो है उन्होंने जो जो बंदा था जो अभी फिर से अरेस्ट हुआ है, तो उसने अमेरिका के खिलाफ जो है ना बहुत बड़ी जो है लेवल पे डेटा लीक की थी, जिसमें अमेरिका के बहुत ज्यादा ब्लंडर्स बताए गए थे जो उसने अफगानिस्तान और इराक में किए थे, जिसमें उसने हजारों के हिसाब से जो है ना आम शहरियों को मारा था। जहां भी कहीं दुनिया में जंग लगती है तो हमेशा याद रखें कि जो आम सिटीजन्स होते हैं आप उनको जो है जंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो उनको जंग में इन्वॉल्व करता है तो फिर वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे उनकी बाकायदे जो है जो कंट्री है उन पे सैंक्शंस लग सकती हैं, जो लोग उनमें इन्वॉल्व थे उनको सजाएं आ सकती हैं। अच्छा, स्टेट के बारे में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स आर मेड टू सेपरेट द इनसाइड एंड आउटसाइड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन्होंने कहा ये आपने स्टेट भी इसलिए बनाई ताकि आप जो है ना, जैसे हमने सोशल कंस्ट्रक्टिज्म का पढ़ा, तो इसी तरीके से वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहते हैं कि ये जो स्टेट बनाई गई हैं वो इसीलिए ताकि अंदर बाहर के मामला को हम जो है ना अलग अलग कर सकें, ठीक है। बट विथ दिस स्टेट कम्स अ कंसेप्ट ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी, जब पावर सिक्योरिटी आ जाता है और जो स्टेट है वो फिर मजबूर हो जाती है कि वो अपने आप को सिक्योर करे। देन अगेन इस जो सिक्योर करने के चक्कर में फिर वो जो है ना जिस तरीके से जिस जो तरीका उनसे हो सकता है उस तरीके को अपनाते हैं।
नूरुल्लाह कह रहे हैं कि मैडम बस बहुत हो गया आज, बस ये आखिरी है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी मिलने वाली है। लास्ट जो मैंने बात की आपको बतानी थी वो यही थी कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो मीडिया को जो है बहुत ज्यादा कवर करते हैं। वो मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि ये जो मीडिया है इसी के थ्रू जो है ना जो ये पावरफुल स्टेट्स हैं, ये जो पावरफुल कंट्री है वो अपने पावर को ज्यादा बढ़ाते हैं और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको कम करते हैं। जो मैंने आपको सारी ये मिसाल दे दी कि कैसे जो है ना जो नॉर्थ कोरिया है वो हमारे लिए एग्रेसिव है, लेकिन सिमिलरली जो अमेरिका जो इतनी ज्यादा एग्रेशन करता है वो हमारे लिए एग्रेसिव नहीं है। और इसी के साथ ही आपकी आज की क्लास खत्म होती है।